एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है भारतीय मॉनसून लैंगमुर सर्कुलेशन बताएंगे, आप परेशान मत हो, आज फिर बता देंगे, लैंगमुर बता देंगे। लैंगमुर सर्कुलेशन बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आजकल यूपीएससी में प्रश्न इसी तरह से आते हैं कि आप ओशन करंट की तैयारी करके जा रहे हो तो लैंगमुर सर्कुलेशन, लेमिनार फ्लोज, एकमैन्स स्पाइरल लॉ, कोल्ड अपवेलिंग जोन, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन और एमॉक, अगर सैलिनिटी डिफरेंस है ओशियन करंट कैसे बनेगा, तो डेंसिटी करंट्स क्या है, इस तरह का जो 10 पेरिफेरल क्वेश्चंस है उस पर तैयारी ज़बरदस्त रखनी पड़ रही है। और सामान्य रूप से अटलांटिक की धाराएं ये तो पीसीएस में आएगा, तो पीसीएस और आईएएस में बहुत मेजर फर्क आ गया है। कई लोग लगातार पीटी निकाल तो रहे हैं लेकिन वो कभी भी मेंस में अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं। उसका मूल कारण यही है कि वो अभी भी वही ट्रेडिशनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस अगर नहीं आए तो फंस जा रहे हैं। और अगर आप दोनों पेपर में दो तीन क्वेश्चन भी अगर फंस गए तो आप देख लो कि फिर 6 into 3 36 मार्क्स आप पीछे चले गए, तो 40 नंबर पीछे चले गए, तो 240 नंबर थोड़ा गड़बड़ दिखता है और वही 280 नंबर अच्छा दिखता है। तो ज्योग्राफी में मार्किंग और मार्क्स लाने के इस रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है और हम लोग तो कर ही रहे हैं अच्छा और आगे भी अच्छा करेंगे। सुरजीत सिंह ठाकुर, सिग्निफिकेंस ऑफ सैलिनिटी नहीं हुआ सर। सिग्निफिकेंस ऑफ सैलिनिटी तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, उसको भी आज 2 लाइन में करवा देंगे। इसी तरह से अगर प्रश्न पूछते रहोगे तो मुझे आप लोगों को बताने में, पढ़ाने में सिर्फ खुशी होती है। और जो भी पूछ सकते हो, कहीं कोई प्रश्न किसी पीसीएस में, आईएएस में आया हुआ हो, आपको ट्रबल कर रहा हो, तो हम लोग ओशनोग्राफी खत्म करने के बाद एक सेशन उस पर रखेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से प्रश्न आए और कैसे उसको डील करना है ना। ओके। अब हम लोग जो प्रश्न लिख रहे थे वो लिखो। भारतीय मॉनसून का हिंद महासागर की धाराओं पर प्रभाव, हिंद महासागर की धाराओं पर प्रभाव की सकारण व्याख्या करें, की सकारण व्याख्या करें। तो ये प्रश्न और इसका उत्तर एक मॉडल आंसर की तरह आपको लिखवा रहे हैं। आप सब लोग लिखो और इसको समझने का भी प्रयास करना है। देखो, हम लोग इंडियन ओशियन में अगर चलें तो इंडियन ओशियन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर हम लोग पहले बना लें तो बेहतर होगा। थोड़ा सा मैप को ना जानबूझ करके इस तरह से बनाया जाता है कि धाराओं को बेहतर दिखाया जा सके। तो ये है तुम्हारा इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में अफ्रीका को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि कुछ विशिष्ट धाराएं, जो छोटी धाराएं होती है, उनको हम इसमें एकोमोडेट कर पाए। तो ये हमारा इंडियन ओशियन है और ये हमारा इक्वेटर है। पहले समझते हैं। देखो, पहले तो ये समझना है आपको कि
जो इंडियन ओशियन है इट इज़ ओनली हाफ द ओशियन, ये एक पूरा ओशियन नहीं है बल्कि सिर्फ 25 डिग्री तक, ये लगभग 25 डिग्री तक नॉर्थ में फैला हुआ है और इसका ध्रुवीय प्रदेश से या ध्रुवीय आइस कैप से कोई संबंध नहीं है, पोलर आइस कैप से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बाकी महासागरों में और हिंद महासागर में जो पहला अंतर होगा वो ये होगा कि बाकी महासागरों में हिम पिघलन से धाराएं बनती हैं जो कि ठंडी धाराएं होती हैं और गर्म धाराओं से मिलकर के वो मत्स्यन का क्षेत्र वगैरह बनाती हैं, जैसे लेब्राडोर में आपने देखा था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या होता है कि चूंकि इंडियन ओशियन इज हाफ द ओशियन और इट इज़ ओनली ए ट्रॉपिकल ओशियन, इस 25 डिग्री नॉर्थ तक ही है, तो यहाँ पर ठंडी धाराएं अनुपस्थित हो जाएंगी और ठंडी और गर्म धाराओं का जो मिश्रण होता था वो सब भी क्रियाएं नहीं होंगी, सब अनुपस्थित है यहाँ पर। ओके, फिर दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर होगा वो ये है कि जो तटीय आकारकी है, जैसे ये तटीय आकारकी है तो ये लगभग एम की तरह है। अगर आप देखना चाहोगे इसको तो ये एम की तरह की आकारकी है इसकी, ये लग रहा है ऐसे एम लिखा हुआ है। तो ये जो एम लिखा हुआ है तो समुद्री धाराएं भी इसी प्रकार तट के द्वारा निर्देशित दिशा में संचरण करेंगे, यानी तट की आकार की दिशा धाराओं के दिशा को, उनके प्रवाह को प्रभावित करती है। तो जो एक कॉन्फ़िगरेशन है कोस्ट लाइन का नॉर्दर्न पार्ट में, वह भी मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो दो प्रकार का मॉडिफिकेशन अभी तक सामने आपके में आया कि जो सामान्य महासागर हैं, प्रशांत महासागर है या अटलांटिक महासागर है, उसकी तुलना में हिंद महासागर में धाराओं का स्वरूप अलग क्यों होगा। उसका पहला कारण क्या था, इंडियन ओशियन एक अर्ध महासागर है। दूसरा क्या होगा, इंडियन ओशियन एक ट्रॉपिकल महासागर है, सिर्फ 25 डिग्री तक एक्सटेंड कर रहा है। इसका प्रभाव क्या है कि यहाँ पर ठंडी धाराएं अनुपस्थित हैं, हिमजल का पिघलन अनुपस्थित है, प्राप्त नहीं होता। सिंपल सी चीज़ें हैं। आगे देखो, इसमें तीसरा मैंने आपको बताया कि जो तटीय आकारकी है वह बहुत यूनिक है और एम आकृति का ये ओशियन है नॉर्थ में। तो जो धाराएं होंगी वो भी तट के सहारे अगर संचरण करेंगी तो बड़ा यूनिक सा उनका शेप होता है, वो इस तरह से एम की तरह धाराओं का भी प्रवाह मिलेगा। तट की आकारिकी का प्रभाव है जो कि जबकि आप जाओगे नॉर्थ अटलांटिक में या फिर नॉर्थ पैसिफिक में तो वहाँ पे इस तरह से धाराएं नहीं मिलेंगी, वहाँ पे सीधे सीधे धाराएं पछुआ के प्रभाव से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से संचरित हो रही है। तो मॉडिफिकेशंस का कारण सिर्फ मॉनसून ही नहीं है, मॉनसून के अतिरिक्त भी 4 फैक्टर और है। पहला फैक्टर क्या था बताओ? पहला फैक्टर था हाफ द ओशियन, दूसरा क्या था ट्रॉपिकल ओशियन, तीसरा क्या है कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन या कोस्टल मॉर्फोलॉजी। अब चौथे फैक्टर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो रिजेस हैं, जो इंडियन ओशियन में रिजेस हैं वो इस तरह से फैले हुए हैं। रिज बहुत है यहाँ पे, इस तरह से रिजेस का छोटा छोटा ब्रांच मिलता है। तो ये जो रिजेस यहाँ बने हुए जैसे छागोस सकोत्रा रिज है, तो ये जो रिजेस बने हुए हैं ये धाराओं के प्रवाह को हिट, मान लो धाराएं जाकर के इनको हिट कर रही हैं, इस तरह से धाराएं इनको हिट करती हैं धाराएं, तो ये धाराएं इनसे टकरा करके इनका मंदन होता है। तो एक तो करंट नहीं बनेंगी बल्कि मंदन के कारण यहाँ पर प्रवाह कहलाएगा। आपको मैंने ओशियन करंट और ड्रिफ्ट में अंतर बतलाया था। क्या अंतर था कि ड्रिफ्ट का वेलोसिटी कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो करंट होता है उसमें वेलोसिटी और वॉल्यूम दोनों ही अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये ड्रिफ्ट होगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट होगा। और बॉटम रिलीफ के कारण ही यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कर्वेचर है उसके कारण और जो बॉटम रिलीफ है उसके कारण और कोरियोलिस भी काम कर रही है, तो इन तीनों फैक्टर को जब हम मिलाएंगे तो इन धाराओं में इस तरह का ईडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ईडीज फॉर्मेशन को आप देखो, ये ईडीज फॉर्मेशन हो जाता है। ये बहुत ही यूनिक फीचर है अरब सागर में। ये हमारा अरेबियन सी है
तो अरेबियन सी में धाराओं का करेंट्स ना होकर के ड्रिफ्ट का प्राप्त होना, ओके। और ड्रिफ्ट भी जो बनता है वो सारे ड्रिफ्ट में कई शीट फ्लो बन जाते हैं, यानी कई संस्तर इसमें बने हुए रहते हैं। तो ये सारे जो संस्तर बन रहे हैं, अलग अलग जो छोटी धाराएं टूट रही है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लोज। यही लेमिनार फ्लोज है यहाँ पर, ये लेमिनार फ्लोज का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, शीट फ्लोज बन रहा है। और इसी लेमिनार फ्लोज में जो कर्वेचर आप देख रहे हो या जल का इस तरह से घूमता हुआ देख रहे हो, ये कहलाता है वाटर ईडीज। तो ये वाटर ईडीज का फॉर्मेशन आप यहां पर देख सकते हो धाराओं में, ये वाटर ईडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वाटर ईडीज को हम लोग कहते हैं जल गर्तिका। ये जल गर्तिका का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। ये बहुत यूनिक है एक तरह से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है धाराओं को पढ़ना। अब इससे अधिक डेप्थ में जाना संभव है, लेकिन आपके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी तो इतनी बात भी बाहर में नहीं है। और यूपीएससी अगर बहुत अंदर तक भी जाएगी धाराओं में, तो ये वाटर ईडीज के फॉर्मेशन और इस तरह जो हमने लेमिनार फ्लोज बनाया, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती है। इसके बाद देखो क्या है कि लैंगमूर सर्कुलेशन एक आता है, जो मैंने आपको अटलांटिक के धारा में भी बताया था कि लैंगमूर सर्कुलेशन क्या है और लैंगमूर सर्कुलेशन कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था कि लेब्राडोर की धारा ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म है। तो गर्म और ठंडी धाराओं का जब मिश्रण होता है तो सतह पर भी वो एक चक्र का निर्माण करती है कि इधर से मान लो ठंडी धारा घूमी तो इधर से इधर से गर्म धारा घूमी, और दोनों के घूमने से एक भंवर जैसा क्षेत्र बनता है, वो भी ईडीज कहलाता है। भंवर, ईडीज मतलब भंवर, गर्तिका। तो जो गर्तिका जैसा सरफेस पे बनता है वो लैंगमूर सर्कुलेशन है। तो लैंगमूर सर्कुलेशन ठंडे और गर्म जल धाराओं के मिलने से, मिश्रण से जो एक बनता है, जो भंवर बनता है, उसको लैंगमूर कहते हैं। लेकिन लैंगमूर 3 डायमेंशनल होता है, सतह पर तो मिश्रण हो ही रहा है, और नीचे जो ठंडी लेब्राडोर अंदर नीचे गई और जो गर्म ऊपर गई, तो ये ठंडी वाली धीरे धीरे विश्वत्व की तरफ जाने के बाद गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, और ये जो गर्म है ये ध्रुवों की तरफ जाते जाते अपना हीट लूज करेगी और ये ठंडी होकर के नीचे दबने लगती है। तो एक तरह का ये 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन ही बनता है। ऊपर में भी एक भंवर बन रहा है और नीचे में भी सर्कुलेशन बन रहा है। ये जो 3 डायमेंशनल स्वरूप है ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने का, उसी को हम लोग लैंगमूर सर्कुलेशन भी कहते हैं। लेकिन उसी तरह से लैंगमूर चक्र का निर्माण भी होता है हिंद महासागर में, लेकिन यहाँ पर ये जो धाराएं हैं वो ठंडी और गर्म धाराओं के मिश्रण से ना होकर के, बल्कि तट की आकारिकी के कारण, तट की आकारिकी और कोरियोलिस के कारण ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर इस तरह से बनेगा, इसको लैंगमूर कहेंगे। अभी हिंद महासागर के कॉन्टेक्स्ट में लैंगमूर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जब तक मॉनसून के प्रभाव को आप नहीं समझोगे कि मॉनसून के कारण कैसे ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज धाराएं रोटेट होंगी, तब तक लैंगमूर का आई एम एक्चुअली कीपिंग वेरी बैड हेल्थ, लेकिन आज हम छुट्टी नहीं ले सकते थे। अगर छुट्टी ले ली होते तो आप लोगों का कोर्स पीछे चला जाता। और हाँ, तो मैंने ये बताया कि जो लैंगमूर सर्कुलेशन है उसको आप तभी समझ पाओगे, लैंगमूर सर्कुलेशन हिंद महासागर में कैसे बनता है वो आप तभी समझ पाओगे जब हम लोग मॉनसून को इस पर अच्छे से समझ लें। तो अभी हम लोग मॉनसून को देखते हैं कि मॉनसून का प्रभाव क्या होगा। हमने कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन की बात की, ओशियन बॉटम रिलीफ की बात की, हम लोगों ने ट्रॉपिकल ओशियन है इसकी बात की, हम लोगों ने लैंड लॉक्ड है नॉर्थ में इसकी बात की, स्थल रुद्ध है ये, तो इनका प्रभाव क्या होगा ये तो हमने बात किया। लेकिन अभी हम लोगों को जो मुख्य विषय होगा हिंद महासागर में, विशेष करके उत्तरी हिंद महासागर में, वह है कि साउथ वेस्ट मॉनसून का प्रभाव क्या है समर टाइम में, और शीतकाल में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का प्रभाव क्या होगा। तो आप इस डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, आपके पास 30-40 सेकेंड्स का समय है। अच्छा, मुझे स्क्रीन से हटना होगा, आप इसको ड्रॉ करो।
हिंद महासागर के आकृति को आप देखो, ये हमारा अरेबियन सी है, आपको मालूम है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है। मॉनसून पर आप लोगों को जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशंस हैं, जो पहले से कुछ थोड़ा बहुत ज्ञात है, उसी का प्रयोग करना है, क्योंकि मॉनसून तो हमने अभी पढ़ाया नहीं है और मॉनसून तो एक बहुत ही जटिल विषय है और इतना कॉम्प्लेक्स है मॉनसून कि एक टीचर के लिए भी चैलेंज है और बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ाने के बाद आपके चेहरे पे खुशी देख करके। और चलो, डायग्राम आपने बना लिया होगा, इसको इरेज करते हैं और आपको दिखाते हैं मॉनसून के प्रभाव को। आपको मालूम है कि मॉनसून का मतलब है रिवर्सल ऑफ विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो मॉनसून को सिर्फ अभी इसी अर्थ में हम लोग लेंगे कि मॉनसून में ऋत्विक व्युत्क्रमण होता है हवाओं का, ऋत्विक व्युत्क्रमण। तो ऋत्विक व्युत्क्रमण यानी मौसमी व्युत्क्रमण। ओके, तो ये हवाएं जो ग्रीष्मकाल में होंगी वो साउथ वेस्ट से इस तरह से चलती है, इस तरह से हवाएं चलती है। ये हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है जो कि लगभग 10 डिग्री साउथ, ये 10 डिग्री साउथ के आसपास उत्पन्न होता है। और इसे मान लो कि ये 45 डिग्री का अगर हम ये ले लें, 44 डिग्री ईस्ट और 66 डिग्री ईस्ट, अगर ये दो देशांतर को ले ले तो मॉनसून यहीं से प्रवेश करती है। ये देखो, मॉनसून की धारा इस तरह से प्रवेश करती है और मॉनसून जब प्रवेश करता है तो इसकी दो शाखाएं होती है और ये हमारी शाखा है, इस तरह से शाखा प्रवेश करती है। मॉनसून का स्वरूप एक बार कम से कम डायग्राम से देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर मॉनसून के आपने स्वरूप को देखा तो फिर इस तरह से देखो, ये ब्रांच इसका दो निकलता है। तो ये मॉनसून का ये फ्लो है इस तरह से। ये हमारा अरेबियन सी ब्रांच कहलाता है। जो ए है ये अरेबियन सी ब्रांच है और जो बी है ये हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है मॉनसून। और मॉनसून के अंदर में इस तरह से ये तो ट्रू मॉनसून है, ये मॉनसून का प्रवाह है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मॉनसून के साथ साथ जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो विषुवत को क्रॉस करती है ना, वो भी इस तरह से फ्लो बनाती है। ये सब जो देख रहे हो आप, ये हमारी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन और मॉनसून का जो मूल प्रवाह है, इन दोनों को दर्शाया जा रहा है। सांस रोक करके अच्छे से एक बार देखो, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं मॉनसून को लेकर के, और मेरी मजबूरी है कि हम आपको आज मॉनसून नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आप कम से कम ये देखो कि ये हमारा ट्रू मॉनसून है। ये मॉनसून जो हम दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली रेन बियरिंग सिस्टम है ना, ये रेन बियरिंग सिस्टम है। इसमें वर्षण तंत्र रहता है, ये वर्षण तंत्र को ढो रहा है, मॉइस्चर को ढो रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एनर्जी और मॉइस्चर को सी से लैंड की ओर। तो ये ट्रू मॉनसून है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बाकी जो आप देख रहे हो ना प्रवाह, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत को क्रॉस करके और भारत में जो लो प्रेशर यहाँ डेवलप्ड है उसकी तरफ ये सब अट्रैक्ट हो रहा है। यानी मॉनसून के अंदर में भी दो तरह का फ्लो होता है। एक उसके अंदर का रेन बियरिंग सिस्टम है और दूसरा जो जनरल फ्लो है, जो जनरल सर्कुलेशन है, जो मॉडिफाइड जनरल सर्कुलेशन है, जो कि साउथ ईस्टर्ली ट्रेड में उत्पन्न होता है। तो बहुत लोगों को अभी ये ट्रबल कर रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, बस साथ दो मेरा थोड़ा सा, और ये मॉनसून के दो स्वरूप को समझना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मॉनसून के इस चित्र को हटाना पड़ेगा क्योंकि धाराओं को इम्पोज करना है, और अगर धाराओं को इम्पोज करेंगे तो या तो हम कलर चेंज करके देखते हैं, शायद आपके लिए इफेक्टिव हो, कि अगर हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर ले लें। अगर हम मान लो ग्रीन ले लेते हैं, तो ग्रीन से
शायद हम दिखा पाएं। अब यहां देखो, ये जो मॉनसून का फ्लो बन रहा है ये सोमालिया है। तो सोमालिया से मॉनसून का जो फ्लो बनेगा ये ट्रू मॉनसून नहीं है, ये देखो मॉनसून का फ्लो है, मॉनसून के काल का संचरण है। तो सोमालिया के पास यहाँ ना हाई प्रेशर बना हुआ रहता है। अब क्यों हाई बनता है ये सब पूछोगे तो बस पागलपन की स्थिति है, मॉनसून पढ़ा नहीं है आप लोग ने तो। लेकिन आपको याद रखना है कि सोमालिया के पास हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से जो विंड चल रहा है, जो विंड यहाँ चल रहा है, ये क्या है कि ये अपतटीय है। और अपतटीय क्या जो वायु होगा, जो पवन होगा, अपतटीय पवन होगा, वो सोमालिया के पूर्वी भाग में शीत जल का उद्वेलन उत्पन्न करती है। तो यहां पर शीत जल का उद्वेलन होगा, कोल्ड अपवेलिंग जोन बनता है। ये बहुत ही यूनिक है, कोल्ड अपवेलिंग जोन आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलने वाला है। तो ये कोल्ड अपवेलिंग जोन बनता है। तो यहीं पर एक जो ये करंट बनती है ना, ये जो करंट बना करके हम ग्रीन कलर से आपको दिखा रहे हैं, यही है सोमालियन कोल्ड करंट। सोमालियन कोल्ड करंट है ये, सोमालिया की ठंडी धारा है जो सोमालिया के कोस्ट पे बनती है, क्योंकि यहाँ पवने अपतटीय हैं और यहाँ पर शीत जल का उद्वेलन होता है। तो ग्रीष्म काल में, ये ग्रीष्म काल का दृश्य है, इसको हम लोग समर टाइम मॉडिफिकेशन कहते हैं, या ग्रीष्म काल में मॉनसून का आने से धाराओं पर क्या प्रभाव होगा, उसमें आपको देखना है कि पहला जो प्रभाव आपको दर्शाया जा रहा है वो है कि सोमालिया के तट के पास शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र है और शीत जल के उद्वेलन के कारण यहाँ पर ठंडी धारा, सोमालिया की ठंडी धारा का निर्माण होता है, जो कि एक नन्ही धारा है, लेकिन इसका मॉनसून पर और इसका बहुत सारी घटनाओं से बहुत गहरा संबंध है, बड़ा रहस्य है ये। बल्कि इस ठंडी धारा को देख करके ही प्रेडिक्शन भी किया जाता है, उद्घोषणा की जाती है, पूर्व घोषणा की जाती है कि मॉनसून आने वाला है और मॉनसून का बर्स्ट कैसे होगा, मॉनसून का फटना कैसे होगा, ये सब यहाँ पर सोमालिया के इस करंट के बनने पर निर्भर करता है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये जो मॉनसून का फोर्स है उसकी दिशा को तुम देखो, ये मॉनसून इस तरह से इस दिशा में है, तो जो भी धाराएं होंगी वो सब इस तरह से चलने लगेंगी, इस तरह से चलेंगी। यहाँ भी मॉनसून, यहाँ भी जो धाराएं हैं वो कुछ इस तरह से चलेंगी, इस तरह से चलेंगी। आप इन धाराओं को देखो जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। ये ग्रीन कलर से हमने महासागरीय धाराओं के प्रवाह को दर्शाया हुआ है, उसको आप देखो। क्योंकि मॉनसून का फ्लो साउथ वेस्ट से है तो यहाँ भी ऊपर की ओर, इधर भी ऊपर की ओर, ये तो कॉम्पनसेटरी फ्लो यहाँ पर बन जाएगा, जो ज्वाइन करेगा इसको। यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है तो इधर से आएगा, और इधर से फोर्स जा रहा है तो नीचे की तरफ आएगा। अब ये समझना है कि ये क्लॉकवाइज बना या एंटी क्लॉकवाइज। ग्रीष्म काल में उत्तरी हिंद महासागर में धाराएं साउथ वेस्ट मॉनसून के प्रभाव से क्लॉकवाइज होती हैं, यानी दक्षिणावर्त होती हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन है, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बनता है। और मैंने आपको पहले ही इडीज फॉर्मेशन और लैंगमुर सर्कुलेशन का हमने आपको बताया है, लैंगमुर पे और आपको बताना है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये है आपका क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। थोड़ा सा स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा ताकि हम धाराओं को बेहतर दिखा पाए, मॉनसून भी अपना रहे और धाराओं को भी हम दिखा पाए। अब देखो, अब ये जो धारा नीचे की तरफ आती है ये 10 डिग्री साउथ से नीचे ये चलेगी, 10 डिग्री साउथ से नीचे चलेगी। क्यों नीचे चलेगी? क्योंकि 10 डिग्री साउथ से ऊपर तो मॉनसून का प्रवाह है, तो उस क्षेत्र में संभव ही नहीं है कि कोई भी दूसरी धारा उत्पन्न हो। वहां तो मॉनसून के प्रभाव से जल का संचरण साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ निरंतर होता रहेगा। तो ये संभावना है ही नहीं कि वहां पर किसी तरह का प्रवाह बने। तो ये जो लौटती हुई धारा है ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट 10 डिग्री सामान्य क्या होता है ना, कि जैसे ध्यान से सुनना कि अटलांटिक ओशियन में साउथ इक्वेटोरियल करंट या पैसिफिक ओशियन में साउथ इक्वेटोरियल करंट 10 डिग्री या 8 डिग्री साउथ अक्षांश पर
नियत रूप से होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 10 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में मॉनसून का प्रवाह है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रवाह है। आपको ये पता है कि धाराओं की जो दिशा है, गति है, वो प्रचलित पवनें निर्धारित करती हैं। तो ये 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जब साउथ वेस्ट मॉनसून चल रहा है तो वहां पर किसी भी प्रकार का और अन्य धारा बन ही नहीं सकता है, और जो भी धाराएं बनेंगी उसकी दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरह होंगी, है ना। वहां पर और कोई धारा नहीं बन सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कई मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। अब यहां मान लो कि ये हमने दिखाया था कि ये 10 डिग्री साउथ है, तो ये 10 डिग्री साउथ का जो एरिया है, इसके ऊपर विषुवत के पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बनना चाहिए था, जो कि अटलांटिक में भी बनता है, जो कि पैसिफिक में भी बनता है ना। विषुवतीय धाराओं में किस प्रकार मॉडिफिकेशन होगा इसकी व्याख्या की जा रही है। सामान्य रूप से विषुवतीय धाराएं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और नीचे में गहराई में अंडर करंट, अंतः धारा, है ना। क्रोमवेल का नाम लिया था, लेमनवोस करंट का नाम लिया था, जो अंतः धाराएं हैं। तो ये जो अंतः धाराएं बनती है और जो सतही धाराएं बनती है, उसका जो स्वरूप होता है वो अटलांटिक में, पैसिफिक में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन हिंद महासागर में मॉनसूनी प्रभाव के कारण विषुवतीय धाराओं में भी बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाता है और रूपांतरण हो जाता है। पहला रूपांतरण तो मैंने बताया कि जो धाराएं उत्तरी हिंद महासागर में है वो ग्रीष्म काल में साउथ वेस्ट मॉनसून के प्रभाव से क्लॉकवाइज हो जाती हैं, है ना, क्लॉकवाइज हो जाती हैं। ओके। और जो दूसरा मॉडिफिकेशन बताया जा रहा है वह है विषुवतीय धाराओं के अंदर। तो विषुवतीय धाराओं में पहला मॉडिफिकेशन ये होगा कि उत्तरी विषुवतीय धाराएं अनुपस्थित हो जाती है। आपके कुछ एटलस में शो कर रहा है उत्तरी विषुवतीय धारा को, मुझे माफ कर दो, वो बहुत बड़ी गलती है। बड़े बड़े विद्वानों और स्कॉलर्स सब रिसर्च करके मैंने देख लिया। अब उसके कारण विकिपीडिया या कहीं कहीं कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। नॉर्थ विषुवतीय धारा, और आपको ही पता है कि एनसीईआरटी में भी चीजें कुछ न कुछ गलत रहती है, तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आर एब्सेंट, है ना। एक मॉडिफिकेशन होगा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एब्सेंट होता है, अनुपस्थित हो जाता है ना। तो ये पहला मॉडिफिकेशन होगा कि यहां पर जो नॉर्थ विषुवतीय धारा जो सामान्य रूप से बनती थी वो बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी, इसका कारण है क्योंकि ये नॉर्थ विषुवतीय धारा किससे बनती थी? व्यापारिक पवन से, उत्तर व्यापारिक पवन से, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन से। और जब ये मॉनसून का जो ये क्षेत्र है 10 डिग्री से 30 डिग्री वाला मॉनसून का क्षेत्र है, तो यहाँ पे उत्तर व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हैं, ये है ही नहीं, ये उपस्थित नहीं है, यहां पर इन प्रभाव ही नहीं है इनका। तो जब प्रभाव नहीं है तो उत्तर विषुवतीय धारा आखिर कैसे बनेगी? वो अनुपस्थित हो जाएगी। ये हमारा पहला मॉडिफिकेशन है। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है कि जो 10 डिग्री या 8 डिग्री साउथ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट को आना था, वो साउथ इक्वेटोरियल करंट 20 डिग्री साउथ पर विस्थापित हो जाती है। याद रखो, 20 डिग्री साउथ पे विस्थापित हो जाती है। वो 10 डिग्री पे नहीं चलती है, वो 18 से 20 डिग्री साउथ पे चली जाती है। यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट का दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है। और ये बनता कैसे है साउथ इक्वेटोरियल करंट? इट इज नथिंग बट द रिटर्निंग वाटर ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट है, मैंने आपको बताया कि इसको ड्रिफ्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी गति, वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये जो ड्रिफ्ट आ रहा है, इसका गति कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका जो वाटर का सप्लाई है, जो आपूर्ति है, जो विस्थापन है, वो आकर के इस दिशा में मुड़ रहा है। तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बनता है, लेकिन अपने नियत अक्षांशों पर नहीं बन करके उससे 10 डिग्री और दक्षिण विस्थापित होकर के बनता है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। और तीसरा मॉडिफिकेशन विषुवतीय धाराओं में होगा कि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट मेडागास्कर के पास आकर के टकराएगी और ये यहां से फिर इसका एक चैनल तो इधर अंदर की ओर आता है और दूसरा चैनल यहां पे जाकर के रिटर्न होता है।
और ये रिटर्न होगा तो ये भी रिटर्निंग चैनल जो है वो 10 डिग्री साउथ से नीचे ही रहेगी। क्यों नीचे रहेगी? क्योंकि 10 डिग्री साउथ के ऊपर तो साउथ वेस्ट मानसून का प्रवाह है, तो वहां पर कोई और धारा का कल्पना नहीं करना है। तो जो रिटर्निंग करंट है यही हमारा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यानी साउथ इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट बनते हैं, लेकिन वो अपने लैटिट्यूडनल पोजीशन से, अपने नॉर्मल पोजीशन से 10 से 8 डिग्री साउथ विस्थापित रहते हैं। और ये जाने के बाद ये धारा फिर वापस इस पे सुपर इम्पोज होती है, और यहीं पर लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि, या कई बार देखा भी जाता है कि ये धारा वापस ऐसे थोड़ा सा लौटती है और कुछ डिस्टेंस तक इसको देखा जाता है। तो इसी को लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की कल्पना करते हैं, लेकिन ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट परमानेंट बिल्कुल नहीं है। कभी कभी अपीयरेंस उसका दिखता है, लेकिन उसको हम लोग कभी भी परमानेंट करंट के रूप में हिंद महासागर में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और वो बनता भी नहीं है ना। कभी कभी अपीयरेंस आता है उसका, मान लो साउथ वेस्ट मानसून कमजोर पड़ गया हो या ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो, तो ये हो सकता है यही जो साउथ काउंटर इक्वेटोरियल करंट का प्रति विषुवतीय धारा का जो रिटर्निंग वाटर है, उसी को लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के रूप में आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। ओके, अब ये क्या है कि मेडागास्कर से जो ये टकराया, नहीं तो हमने कितना मॉडिफिकेशन बताया, एक तो बताया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट विल बी एब्सेंट, दूसरा बताया काउंटर इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट अपने पोजीशन से 10 डिग्री साउथ विस्थापित रहता है। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर सोमालियन कोल्ड करंट उत्पन्न होता है, और मैंने बताया कि ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो मेंटेन होता है साउथ वेस्ट मानसून के कारण। अब आगे देखते हैं कि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल कहलाता है। ये जो है ना, ये चूंकि ये मेडागास्कर है और ये हमारा अफ्रीका है, तो अफ्रीका को थोड़ा सा और अगर हम बड़ा कर लें अपनी सुविधा के अनुसार, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारा अफ्रीका, बड़ा वाला अफ्रीका हमारा ये रहा, और ये यहाँ से जो करंट निकल करके आ रही है ग्रीन कलर वाली, ये करंट ही हमारा मोजाम्बिक चैनल है। इसी को हम लोग MZ का नाम दे देते हैं। MZ मतलब मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक यहाँ देश है तो इसका नाम मोजाम्बिक। चैनल का मतलब मैंने आपको बताया था, संकीर्ण धारा होगी, अधिक गति होगी, वॉल्यूम कम होगा, वेलोसिटी अधिक होगी। संकीर्ण छोटी धारा होती है, उसको चैनल कहते हैं, और चैनल अक्सर 2 लैंड मास के बीच से चैनल निकलता है। तो ये हमारा मोजाम्बिक चैनल। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर एक और धारा बन रही है, इसको हम लोग अगुल्हास धारा कहते हैं। अगुल्हास धारा है। अगुल्हास धारा क्या है? तो यहाँ पे 2 अंतरीप हैं अफ्रीका में, एक है केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरीप, और दूसरा है अगुल्हास अंतरीप जो हिंद महासागर की तरफ है। तो इसी अंतरीप के नाम पर इस धारा को अगुल्हास करंट का नाम दिया गया है। तो 2 छोटे करंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आओगे तो ये तो पूरा का पूरा पछुआ का क्षेत्र है, और यहाँ तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट लगातार चल ही रही है। यहाँ तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। इस धारा को इस तरह से अगुल्हास की धारा आकर के मिल जाएगी। ये हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। आपको मैंने समझाया था कि पूरे ग्लोब पर 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवनें अनवरोधित रूप से चल रही हैं, जहां इसका नाम है गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। तो ये इतनी फेरोसियस विंड है कि यहाँ पर गर्जन और चीखते हुए चलती रहती है। तो ये वाटर को, समुद्र के जल को, विशेष करके अंटार्कटिका से जो मोल्टेन वाटर है, जो मोल्टेन वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी कम होती है सी वाटर की तुलना में, क्योंकि सी वाटर सैलाइन है, ज़्यादा लवणीय है। तो मोल्टेन वाटर जो ऑलवेज होता है, जो हिम पिघलन से प्राप्त जल है, वो सतह पर फैलते रहता है। तो पछुआ पवन उसी सतह पर फैलते हुए हिम जल को पूरे ग्लोब पे घुमा रही है। इसको हम लोग सर्क्यूम एंटार्क्टिका करंट भी कहते हैं। मैंने पहले अच्छे से पढ़ाया आपको। सर्क्यूम एंटार्क्टिका, परी एंटार्क्टिका धारा भी कहते हैं। इसी का नाम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी है। यह एक ठंडी जलराशि है, ठंडी जलधारा है, आपको बताया हुआ है। तो जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इस तरह से जाकर के ये साउथ वेस्ट केप है, इसका नाम है ल्यूविन
साउथ वेस्ट केप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाकर के ये ठंडी धारा टकराती है और यहाँ पर ये वापस इस तरह से लौट जाती है और इसी का नाम होगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पर है। तो इस भाग में मरुभूमिकरण और उच्च दाब का कारण भी इस ठंडी धारा को पार्शियली माना जाता है, अंशतः इसका योगदान होता है। बाकी इसके विषय में मैंने आपको जो डेजर्ट से संबंध है धाराओं का, वो मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ है। ओके, अब ये जो करंट है ये वापस आकर के साउथ इक्वेटोरियल करंट में ये मिल जाएगी। तो एक देखो ये किस तरह से सर्कुलेशन बन रहा है, और ये धाराओं को एक लाइन के रूप में नहीं देखना है। धारा तो इस तरह से फ्लो है, इस तरह से ये फ्लो है, तो ये फ्लो सब जाकर के इस तरह से घूम रहा है, कहीं ना कहीं ये घूम रहा है। और इन धाराओं में कोरियोलिस का जरूर प्रयोग करना है। मैंने आपको बहुत सिखाया अटलांटिक महासागर में कि कोरियोलिस से कैसे ये सारी धाराएं इस तरह से, ये सारी धाराएं किस तरह से घूम जाएंगी, और ये सब लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होने के कारण ये पूरा एक चक्र बनता है। इसी को हम लोग जायर भी कहते हैं। ये हम लोग का जायर है, यानी GYRE, जायर है ये। और ये जो जायर बनता है ये दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह का है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एंटी क्लॉकवाइज GYRE जायर का निर्माण हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। अटलांटिक में ये मैंने एक्सप्लेन किया था। उत्तरी गोलार्ध में, अटलांटिक और पैसिफिक में यही जायर बनता है, वो कोरियोलिस प्रभाव के कारण वो बनता है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बनता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये दो तरह का जायर बनता है, उत्तरी गोलार्ध में अलग, दक्षिणी गोलार्ध में अलग। अब हिंद महासागर में हम देखेंगे तो हिंद महासागर में सिर्फ एक ही जायर बनता है, दो जायर नहीं बनता है। यहाँ पे सिर्फ दक्षिणी हिंद महासागर में एंटी क्लॉकवाइज जायर बन रहा है, जबकि उत्तरी हिंद महासागर में जो क्लॉकवाइज जायर बनता है वह अनुपस्थित है, क्योंकि वह मॉनसून के प्रभाव में है। इस पॉइंट को भी लिखना बहुत जरूरी है, बुक्स में मिसिंग है ये पॉइंट। ये जायर के संदर्भ में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बाकी किसी ओशियन में देखोगे तो दोनों में जायर बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में जायर बन रहा है। उत्तरी गोलार्ध का जायर अनुपस्थित है। उसका कारण है लैंडलॉक्ड सी है, प्लस यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून का प्रभाव है, और व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में अनुपस्थित हो जाती हैं। जो मानसून है ना, वो व्यापारिक पवनों का ही मॉडिफिकेशन है, वो हैडली सिल का ही रिवर्सल है। ये बात आप आगे जाकर के बहुत अच्छे से सीखोगे। ओके, तो ये हमारा ग्रीष्मकालीन दृश्य है, परिदृश्य है, और ग्रीष्मकाल में साउथ वेस्ट मानसून के प्रभाव से ये सारी घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस डायग्राम को आप बनाओ, और हम आपको 30-40 सेकेंड्स का एक ब्रेक देते हैं, जिसमें ब्रेक लेते हैं, हम ले रहे हैं ब्रेक। आप बनाओ, डायग्राम्स को बनाओ, हम वेट कर रहे हैं आपका। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हो। जल गर्तिका का इंग्लिश में है ईडीज, वाटर ईडीज, EDDIES। आपके प्रश्न हम ले रहे हैं। और आदेश ने लिखा है जो अगुल्हास की धारा है, मोजाम्बिक चैनल है, इसको ध्यान रखना है। दो छोटी धाराएं बनती है। अगुल्हास की धारा है वो पूरी तरह से पछुआ पवन के प्रवाह में, पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है। ये जो है ना, ये क्षेत्र, ये पछुआ का क्षेत्र है। ये जो हमने ब्लैक से दिखाया, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है, कलर चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, व्हाटएवर। आप इसको, ये पछुआ पवन
अगुलहास को भी ड्राइव कर रहा है और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को भी ड्राइव कर रहा है। तो ये हमारा जायर फॉर्मेशन आप जरूर लिखना और 20 सेकेंड्स और ले लो। और अगर हो गया तो आप मुझे वहाँ से इंडिकेट करो कि सर हो गया। शुड आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे चलूँ? फोर्टी 49 डिग्री ईस्ट नहीं, 44 डिग्री ईस्ट, 44 लिखा है मैंने। 44 डिग्री ईस्ट और 66 डिग्री ईस्ट का क्या रोल है? मतलब डायग्राम में वहीं पे मॉनसून अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, मॉनसून वहीं पर प्रवेश करती है। 44 और 66 डिग्री ईस्ट के बीच में जो मॉनसून में जो रेन बियरिंग सिस्टम है ना, उसकी बात की जा रही है। मॉनसून का प्रवाह अलग होता है, मॉनसून का रेन बियरिंग सिस्टम या ट्रू मॉनसून जिसको कहते हैं वो अलग होता है। वो मैंने दोनों आपको दर्शाया है और मॉनसून के चैप्टर में हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल से करेंगे। अगुलहास कोल्ड करंट नहीं है, अगुलहास गर्म धारा है। अगुलहास गर्म धारा है। ओके अलीशा, डन सर, थैंक यू। आप लोग को कभी अपना ये जो है ना फैसिलिटी की 5 टाइम्स आप देख सकते हो, इस फैसिलिटी का दुरुपयोग नहीं करना, अपने लिए रखना। आप किसी और दोस्त का शेयर अगर करोगे तो बहुत, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आज के कुछ समय के बाद आप रिपीट करोगे तो हम जिस फ्लो में हम बोलते हैं उसमें हर लाइन में कुछ न कुछ बात है। ऐसा कथा कहानी तो है नहीं भूगोल में कि शुरू किए कि भाई जहाँ तक प्रश्न है वीर सावरकर का, तो वीर सावरकर एक बहुत साहसी व्यक्ति थे और बड़े
उद्यमी व्यक्ति थे और उनके अंदर में बड़े अच्छे विचारधाराएं थी। अब बताओ ये जो लोग दूसरा समाजशास्त्र आप पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर जहाँ तक प्रश्न है विवाह का, विवाह एक सामाजिक संस्था है और विवाह में दो लोगों का मिलन होता है, बल्कि परिवार का, ये भूगोल नहीं है। भूगोल ऐसा नहीं है कि आप उसमें दो लाइन भी अगर आप मिस करोगे तो आप एक फैक्ट मिस करने वाले हो। ऐसे एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में अगर 3-4 लाइन भी आप मिस कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। आप ऐसे ही जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, तो वहाँ भी अगर आप प्रत्येक लाइन पे रुक करके पढ़ नहीं रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ओके, साइंस और आर्ट्स में थोड़ा ये फर्क होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं विंटर टाइम, और विंटर टाइम की धाराओं पर बात अगर किया जाए तो कुछ ऐसा होगा। चलते हैं विंटर टाइम। यहां देखो, यानी शीतकाल में विंटर टाइम, मॉनसून एंड मॉडिफिकेशंस। और विंटर टाइम में हिंद महासागर में किस प्रकार से धाराओं पर प्रभाव पड़ेगा हमने समर टाइम के लिए भी देखा, और समर टाइम में जो जो की पॉइंट्स थे उसको मैंने कई बार रिपीट किया है। एक डायग्राम तो फिर से बनाना पड़ेगा। अफ्रीका का ये हमारा डायग्राम जो बहुत ही कम समय में बनना चाहिए, और डायग्राम के लिए कोई बहुत एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती है एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि हम लोग अगर इतना टाइम डायग्राम के एक्यूरेसी पे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिखने का है वो प्रभावित हो जाता है। बल्कि हम तो बोलेंगे कि आप इस लाइन को ड्रॉ कर लो, तो ये जो पॉइंट है ना, ये है केप टाउन। केप टाउन वह बिंदु है जिसके ईस्ट में इंडियन ओशियन कहलाता है, यही हमारा इंडियन ओशियन है। और केप टाउन से इधर आप आओगे तो ये तुम्हारा अटलांटिक है। आपको आगे भारत के भू राजनीति वगैरह जैसा विषय आता है ना, उसमें ये सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा और वहां पे आप सीखोगे। तो ये हमारा है भारत का कोस्ट लाइन। इसको कोस्ट लाइन को और थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं ताकि आपको इंडिया दिखे। अब जो यहाँ पर जो पॉइंट लिविन है ना, जो मैंने आपको साउथ वेस्ट केप बताया या पर्थ बताया, तो पर्थ से जो लाइन ऊपर जाती है यह है हिंद महासागर का पूर्वी भाग। और यहाँ पर अगर हम ले लेंगे ये हमारा जो 25 डिग्री नॉर्थ है, तो ये हमारा कहलाएगा उत्तरी सीमा। अब हम लोगों ने बिल्कुल सीमांकन कर लिया है हिंद महासागर का, और इस सीमा के अंदर में जो धाराएं उत्पन्न हो रही है, विंटर टाइम मॉनसून का क्या प्रभाव होगा उसकी विवेचना की जा रही है। ओके, विंटर टाइम में जो मॉनसून होता है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है। वो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या होगा कि साउथ वेस्ट मॉनसून की जगह पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आ रहा है, यानी कि सीजनल रिवर्सल हो गया है मॉनसूनी पवनों का। और लगभग ये 180 डिग्री का रिवर्सल दिख रहा है। 120 तक तो हर हाल में होता ही होता है, और 180 का रिवर्सल अगर होगा तो जो धाराएं पहले क्लॉकवाइज सर्कुलेट हो रही थी वही धाराएं अब धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट होंगी। कैसे, ये आप भी बड़े आसानी से देख समझ सकते हो कि ये फोर्स इधर काम कर रहा है तो ये धारा इस तरह से आएगी, ये फोर्स इस तरह से काम कर रहा है तो ये धारा इस तरह से काम करेगी। तो ये जो धाराएं हैं, यहां मान लो यहां से फोर्स है तो ये यहां से वाटर लॉस हो रहा है तो नीचे से भी कॉम्पनसेशन होगा, तो ये बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन कायम हो गया।
विंटर टाइम में पहला मॉडिफिकेशन, जैसे ही मॉनसूनी पवनें उत्तर पूर्वी हो जाती हैं, दिसंबर के बाद उत्तर पूर्वी होने लगती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जैसे ही सेट होगा 1 दिसंबर के बाद, तो वैसे ही धाराओं में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपको याद रखना है कि प्रचलित पवनें और टेम्परेचर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इन द ओशियन वाटर मासेज, यही कारण होती हैं धाराओं की उत्पत्ति का, जिसमें प्रचलित पवनें सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की मॉनसून है, जिससे ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन शुरू हुआ। अब यहां देखो, सोमालिया पर जो अपतटीय पवन था साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण, ये हमारा देखो पहले सोमालिया में ऐसे पवन था, ये पवन अब बंद, इस पवन का अब यहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये पवन अनुपस्थित हो चुका है। तो यहां पर जो धारा बनेगी सोमालिया के पास, ये कोल्ड अपवेलिंग बंद हो गया। जब अपतटीय पवन बंद, साउथ वेस्ट मॉनसून बंद, तो ये कोल्ड अपवेलिंग बंद, उसके कारण यहां पर अब सिंपली वार्म वाटर जो ऊपर से आ रहा था, गर्म जल आ रहा है, वही फैल रहा है। अब इसका नाम हो जाएगा सोमालियन वार्म करंट। ये आप दूसरा मॉडिफिकेशन देख रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में एब्सेंट है, किसी बुक में आपको शायद ही मिले, वार्म करंट। तो ये सोमालियन कोल्ड करंट का रिवर्सल होकर के वार्म करंट बनना, ये दूसरा मॉडिफिकेशन है। पहला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन सेटअप हो जाता है इंडियन ओशियन में। दूसरा क्या है कि सोमालियन कोल्ड करंट एक्सटिंक्ट कर जाता है, विलुप्त हो जाता है, और उसकी जगह प्रतिस्थापित होगा सोमालियन वार्म करंट, और यहां पर कोल्ड अपवेलिंग जोन भी बंद हो जाता है। अब देखो, अब चूंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो कह लो, तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून तो यहां है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड अब यहां पे सेटअप हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो कि ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में अनुपस्थित था, वो वापस आ गया है। तो यहां पर सामान्य रूप से जो इक्वेटोरियल करंट बनता था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वह प्रकट हो जाएगा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ग्रीष्मकाल में अनुपस्थित था, कारण मैंने कई बार आपको समझाया। अब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट उपस्थित हो गया, ये एक और मॉडिफिकेशन है। और यहां पर जैसे जो साउथ इक्वेटोरियल करंट था, जो कि 20 डिग्री साउथ पर विस्थापित हो चुका था, वो वापस अपने प्लेस पे आएगा। इट विल बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, अपने वास्तविक अक्षांश पर ये लौट जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड है वो सामान्य हो गया है। साउथ ईस्टर्ली ट्रेड से यहां पर सामान्य हो रहा है। पहले साउथ ईस्टर्ली ट्रेड क्रॉस करके विश्वत से अंदर जा रहा था। अब सूर्य दक्षिणायन होने के बाद, शीतकाल में सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, साउथ ईस्ट ट्रेड सब सेटअप हो गया है, वापस आ गया है। तो ये हमारा है साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ये आने के बाद ये टकराएगा मेडागास्कर के ऊपर से, और यहां पर वही मोजाम्बिक चैनल और वही अगुल्हास, इधर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये हमारा मोजाम्बिक चैनल MZ से हमने दिखाया था। और ये टकराने के बाद ये जो रिटर्निंग करंट है, और ये जो आप यहां करके ये जो सोमालिया में मिल करके ये जो सोमालियन की धारा भी वापस आकर के मिल रही है, तो ये जो करंट बन रहा है लगभग 2 डिग्री साउथ पर बनेगा ये। तो ये पहले हर ओशियन में जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो 2 डिग्री नॉर्थ में बनता है, लेकिन यहां पर ये 2 डिग्री साउथ में बनेगा, क्योंकि वैसे भी ये स्पेस नहीं है, भारत का प्रोजेक्शन काफी नीचे तक है। तो ये 2 डिग्री 0 डिग्री के आसपास में ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट का निर्माण होगा, जिसका जल वापस नॉर्थ इक्वेटोरियल में और कुछ जल वापस साउथ इक्वेटोरियल में। तो ये हमारा इक्वेटोरियल सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है। अब आगे की कहानी तो बिल्कुल वही है। अगुल्हास की धारा इसी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में फिर से प्रवेश कर रही है, और यहां पर जो रिटर्निंग करंट है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, और इसी तरह से यहां पर फिर से वो जायर का निर्माण जो आपको मैंने बताया था, ये जायर का निर्माण हो जाएगा। अब देखो कि जायर का निर्माण शीतकाल में भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो आकार की है, जो लैंड लॉक्डनेस है, स्थल रुद्धता है इंडियन ओशियन का, वो जायर बनने से रोकता है ना। तो अब आप देखो कि किस तरह से शीतकाल में
नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा धाराओं में परिवर्तन हो रहा है। पहला परिवर्तन क्या है, नोटवर्दी क्या है, नोट करने के लायक क्या है, लिखने योग्य क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया जो पहले क्लॉकवाइज था। दूसरा क्या है, सोमालिया की धारा जो पहले शीत धारा थी, ठंडी धारा थी, गर्म धारा के रूप में रिवर्सल कर जाती है। तीसरा क्या है, तीसरा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का प्रकट हो जाना। चौथा क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट का और काउंटर इक्वेटोरियल करंट का अपने पोजीशन पर वापस लौट जाना। और इसके अलावा और कोई बहुत खास मॉडिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पर जो इस तरह से सर्कुलेशन है वो कायम रहता है। यहाँ पर भी इस तरह से कुछ थोड़ा और सर्कुलेशन को दिखा दो, एक रेखा की जगह 2-3 रेखाओं से दिखा सकते हो। इस डायग्राम को ड्रॉ करो और यही है आपका भारतीय मॉनसून के द्वारा इंडियन ओशियन की धाराओं में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, उसका दृश्य। और दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है कि इंडियन ओशियन की धाराओं में और अटलांटिक या पैसिफिक की सामान्य धाराओं में अलग पृथकता क्यों है, ये अलग पैटर्न क्यों है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन ओशियन में क्यों है, और उसके सभी कारणों की व्याख्या करें। तो सभी कारणों में तो सिर्फ मानसून नहीं आएगा, उसमें फिर स्थल रुद्धता, ट्रॉपिकल सी, उसमें फिर कोल्ड करंट क्यों नहीं आता है, क्योंकि ध्रुवीय सीमा तक फैला हुआ नहीं है हमारा इंडियन ओशियन। ये जो शुरू में मैंने कारण बताए, उन सभी कारणों की विवेचना करनी है। ओशियन बॉटम रिलीफ के विषय में भी लिखना है, ये डीज फॉर्मेशन के विषय में भी लिखना है, और जो सर्कुलेशन है उसके विषय में लिखना है। लैंगमूर सर्कुलेशन कहाँ बनता है इंडियन ओशियन में, वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो जल है ना, ये जैसे जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ये जल है, ये आने के बाद ये इधर भी मुड़ जाता है इसमें, और मुड़ करके ये जल जो यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, तो ये विषुवतीय जल है और ये ऊपर का अरेबियन सागर का जल है। दोनों का मिश्रण यहाँ पर हो रहा है, तो दोनों के मिश्रण से यहाँ पर लैंगमूर सर्कुलेशन बनता है। अब हम देखेंगे तो ये दोनों जल अलग अलग है, इसकी लवणता बहुत अधिक है, और ये अति वर्षा के कारण फ्रेश जल है। तो अति लवणीय जल और कम लवणीय जल का यहाँ पर मिश्रण होने से लैंगमूर सर्कुलेशन बनता है। इसीलिए ये जो अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी में फिशिंग बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बहुत सारा फिश का वैरायटी भी यहाँ पे मिलता है, और जहाँ भी लैंगमूर सर्कुलेशन जैसा बनता है वहाँ पे कहीं ना कहीं मत्स्यन बहुत अधिक होता है। आप अगर अभी रिकॉर्ड्स देखोगे तो अरेबियन सी में मत्स्यन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से उठ करके ऊपर आ रहा है, और दुनिया का नंबर 2 तो है ही ये, फिश के प्रोडक्शन में नंबर 2 पोजीशन पे आया हुआ है। अब 2-3 साल के डेटा में ऊपर नीचे कुछ होते रहता है, कई बार उधर एक्सीड कर गया, कहीं एक्सीड कर गया, तो भी ये नंबर 1 या 2 के पोजीशन में आजकल अरेबियन सी कायम है। इसीलिए लैंगमूर सर्कुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन के प्रसंग में। थैंक यू। ये जो डिस्कशन था इस पे आप लोग, मुझे आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे, और इसको आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो।